ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा था। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा था उसमें हमने बताया था जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है इसका जो रिलेशन हम लोग बताते हैं एक्टिव मास दैट इज कंसंट्रेशन या प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट से, उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो हमने R इक्वल्स टू के, ए का पावर अल्फ़ा बी का पावर बीटा लिखा था। अल्फ़ा और बीटा जो था ऑर्डर है ए और बी का, और कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा था हमने अल्फ़ा प्लस बीटा। उसी रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम लोग आज इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आया था उसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि R इक्वल्स टू के, ए का पावर अल्फ़ा बी का पावर बीटा था। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग लिख सकते हैं d/dt के फॉर्म में। तो पहले डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसका इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखते हैं होता क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे, मैथमेटिकल रिलेशन बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच। तो लिखा है हमने द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन R लिखते थे हम लोग, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसे हम लोग एक्टिव मास बोल सकते हैं। और जो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें लेंगे हम लोग किस फॉर्म में लेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, दैट इज इंस्टेंटेनियस लेंगे, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है d/dt के फॉर्म में, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन या डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रहेगा। और इसका जो इंटीग्रल फॉर्म होगा, इंटीग्रेट करने के बाद आएगा, उसे बोलेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, एंड इट्स इंटीग्रल फॉर्म इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। जैसे एक हम लोग रिएक्शन मान लेते हैं, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमने रिएक्शन माना है हमारा ए है और इससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, ROR लिखें, तो क्या लिखते हैं, R इक्वल्स टू डिफरेंशियल के फॉर्म में, मतलब इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में, माइनस dA/dt इक्वल्स टू प्लस dP/dt, प्रोडक्ट जो भी हो यही लिखते हैं हम लोग। और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, जो हमने कल पढ़ा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, शॉर्ट में RLE बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, जो हमारा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका पावर अल्फ़ा। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट है तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, वही उस रिएक्टेंट का ऑर्डर आएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जो हमारा ये रेट आया रेट लॉ एक्सप्रेशन में, हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में जो हमारा R का वैल्यू है वो 2 में पुट कर देते हैं, dA/dt, क्योंकि ये A के टर्म में है तो R का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस dA/dt इक्वल्स टू के, ए का पावर अल्फ़ा आ जाएगा। तो जो ये इक्वेशन आएगा dA/dt इक्वल्स टू के, ए का पावर अल्फ़ा, ये हमारा हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, या हम लोग इसे बोल सकते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दोनों चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रल के फॉर्म में लिख दें, तो इंटीग्रल में हम लोग ए को एक साथ रखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करते थे हम लोग, ए को इस साइड ले लेंगे, dA/A का पावर अल्फ़ा इक्वल्स टू के इंटू dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, के तो कांस्टेंट है बाहर रख लो। अगर टाइम 0 लेंगे तो ए का इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा, मान लो ए का इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, जब टाइम t आएगा तो t टाइम पे जो ए का कंसंट्रेशन होगा, दोनों लिमिट पुट कर देंगे, ये हो गया इंटीग्रल रेट इक्वेशन। अब इंटीग्रल रेट इक्वेशन जो है अल्फ़ा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अल्फ़ा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर के लिए अलग आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग आएगा।
तो अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सब के लिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे, देन nth ऑर्डर के लिए बताएंगे और सेकेंड ऑर्डर के लिए भी थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चे ये एग्ज़ाम में भी आ जाता है डिराइव करने के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव करें या फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करें, बोर्ड में भी आता है, तो ये डेरिवेशन भी आपको अच्छे से करना होगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं, कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं A2P है। इसका ऑर्डर हमने क्या माना, जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। ठीक है, तो एक रिएक्शन है तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू, जैसे ऊपर लिखा था हमने, माइनस dA/dt इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्लस dP/dt, लेकिन जो प्रोडक्ट है इसका यूज हमें आता नहीं है, यूज होगा नहीं, सिर्फ dA/dt का यूज होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और रेट लॉ एक्सप्रेशन से अगर हम लोग लिखें फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट k इंटू ए का पावर अल्फ़ा। यहाँ पे k जो है रेट कांस्टेंट है और जो अल्फ़ा है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसीलिए जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने जीरो लिया है। तो r इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, k ए का पावर जीरो। तो यहाँ से हमारा r की वैल्यू किसी भी चीज़ का पावर जीरो 1 होता है, तो a का पावर जीरो 1 हो गया, k इंटू 1 k आ जाएगा। अब इसमें हम लोग जो रेट का इक्वेशन निकाले हैं r माइनस dA/dt ये पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 r की वैल्यू हमारा क्या आया है, माइनस dA/dt, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k। अब t और a दोनों वेरिएबल है तो t को इस साइड ले जाते हैं क्योंकि k कांस्टेंट है, तो माइनस dA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, k dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, dA का माइनस तो कांस्टेंट है, इसको इस साइड रखो या बाहर कर दो, उस साइड कर देते हैं। चलो dA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a का लिमिट पुट करेंगे, इधर माइनस k, कांस्टेंट को एक साथ कर लिए, माइनस को भी इधर कर लिए, तो क्या आ जाएगा dt। t का लिमिट जीरो से t, और जब जीरो होगा तो a का इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग A0 मान लेते हैं, किसी किसी बुक में a भी ले लेता है, और फाइनल हम लोग a ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, लिख देता हूँ मैं क्या लिया, एट t इक्वल्स टू जीरो, जो हमारा a का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ a हमने मान लिया है A0 है, जिसे हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन बोलेंगे। और एट टाइम t, टाइम जब t लेंगे, t इक्वल्स टू t, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ a हम लोग मान रहे हैं, ये कंसंट्रेशन है ऑफ a मान रहे हैं, वो सिर्फ a ले रहे हैं। ठीक है, तो A0 और a क्या है पता चल गया। अब dA का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, a होता है, dx का x होता है, तो dA का a, इनिशियल लिमिट A0 है और फाइनल लिमिट a है। माइनस k कांस्टेंट है, यहाँ पे माइनस k कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t आ जाता है और t का लिमिट जीरो से t है। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस A0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस k t माइनस जीरो। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, इसी तरह करते हैं हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस A0 इक्वल्स टू माइनस के टी। अब के टी को इधर ले आते हैं तो माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस के टी। A0 माइनस में इधर है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस A0। ए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस ए। तो के टी का वैल्यू ये आ जाएगी, तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास A0 माइनस ए बाय टी। तो ये एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करने के लिए कभी कभी दे देते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेना एक बार। अब देखोगे कभी कभी किसी किसी बुक में इनिशियल कंसंट्रेशन को ए मान लेता है, तो वो भी बता देते हैं। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसे हमने A0 माना है, इसे अगर ए ले लें मोल पर लीटर में ही, और कंसंट्रेशन एट टाइम टी जो हमने लिया था वो ए लिया था,
इससे ये क्या लेगा a माइनस एक्स, मतलब पहले a था उसमें x घट गया, ठीक है, पहले a था अब कितना घटा x, ये भी मोल पर लीटर में, ठीक है। तो जो हमारा k है उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, a नॉट माइनस ए बाई टी। तो a नॉट का वैल्यू क्या आएगा, a माइनस एक्स बाई टी, तो ये आ जाएगा a माइनस ए प्लस एक्स बाई टी। तो a माइनस ए कैंसिल हो गया तो x बाई टी। तो k की वैल्यू बहुत लोग x बाई टी भी लिखते हैं तो k इक्वल्स टू एक्स बाई टी। एक्स क्या है, जितने कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है 0 टाइम से t टाइम पे आने में, t टाइम में कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है। तो ये हमने कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा। अगर हमें गैसियस सब्सटेंस है, ये जो है गैस के फॉर्म में पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में देगा तो क्या लिखेंगे, फॉर गैसियस सब्सटेंस, अगर हमारे पास गैसियस सब्सटेंस हो तो k की वैल्यू हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल t टाइम पे जो होगा बाई टी, ए नॉट के बदले पी नॉट माइनस पी बाई टी। अब हम लोग कुछ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जो कि अभी क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जेई में क्या करता है, ग्राफ दे देता है, बोलता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सारे ऑर्डर के लिए पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे, फिर उस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ से लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जो हमारा आर आया था जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, के ए का पावर 0, मतलब आर इक्वल्स टू क्या आया था, के, यही आया था। तो रेट आर और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ अगर बनाओगे, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ, इधर हम लोग कंसंट्रेशन ले लेते हैं, इधर हम लोग रेट ले लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे बोलते हैं। तो रेट और कंसंट्रेशन देखो, आर इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, हमेशा कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन कुछ भी हो, रेट की वैल्यू कांस्टेंट आएगी के, आर हमेशा जो है के इक्वल आएगा। जो रेट है वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है, टाइम कुछ भी हो रेट हमेशा के रहेगा, रेट हमेशा कांस्टेंट होता है। रेट को आर लिखा हमने, टाइम को टी लिखा, तो इसका भी ग्राफ जो है हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो आर इक्वल्स टू के आएगा। रेट जो है ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और ना ही टाइम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा इक्वेशन आया था के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, ये आया था, जिससे हमने लिखा था के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। तो अगर हम लोग ए का वैल्यू निकालें तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चे, ये माइनस को इधर किए प्लस, तो ए नॉट के टी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, ये आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस के टी। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बनाएंगे तो कंसंट्रेशन वाई देखो ए टाइम एक्स, ये स्लोप हो जाएगा एम, और ये जो कॉन्स्ट ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ बन जाएगा। क्या ग्राफ बन जाएगा, माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, स्लोप डिक्रीजिंग आएगा। इधर हमने टाइम ले लिया है, इधर हमने ले लिया है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ होगा डिक्रीजिंग होगा इस तरह से, जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू ए नॉट होगा और इसका स्लोप जो है वो के होगा, क्योंकि एम की वैल्यू क्या आ रही है, के, डिक्रीजिंग में, निगेटिव में, ठीक है, स्लोप माइनस के लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग है। उसी तरह अगर हम लोग जितना मोल डिकम्पोज हो गया इस फॉर्म में निकालें, अभी हमने इक्वेशन निकाला था के इक्वल्स टू एक्स बाई टी, तो एक्स और टी का अगर ग्राफ निकालें, एक्स मतलब कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज किया और टाइम के बीच ग्राफ, तो एक्स एंड टी के बीच जो ग्राफ आया था, क्या इक्वेशन आया था हमारा, के इक्वल्स टू एक्स बाई टी, के इक्वल्स टू एक्स बाई टी, तो एक्स इक्वल्स टू के टी, तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप इसका 0 होगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा ग्राफ, के टी का ग्राफ यही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिफाइन करेंगे हाफ लाइफ टाइम, देन फुल लाइफ टाइम भी डिफाइन करेंगे।